हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका 11वीं क्लास का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि देश में इस समय देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक महामारी आ रही है। महामारी के इस दौर में हमें सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। उसी के मद्देनज़र लॉकडाउन लगा हुआ है और आगे क्या संभावना होगी वो स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। इस कठिन समय में दयानंद आर्यवीर इंटर कॉलेज शाहपुर के प्रिंसिपल श्री करण सिंह जी के आदेश पर प्रबंध कार्य समिति तथा कार्यकारी स्टाफ बच्चों का कम से कम नुकसान हो इस बात की कोशिश में है और कई सारी मीटिंगों के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जाए ताकि एजुकेशन का आपका नुकसान ना हो और आने वाले समय में आपको कम से कम इस लाइन की परेशानी ना उठानी पड़े। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी आपकी 11वीं क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और मेरा अभिभावकों से भी अनुरोध है कि वे बच्चे के साथ समय दें और बच्चे को मोटिव करें पढ़ने के लिए। और बच्चों को सजेशन है, सलाह है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना पढ़ाई में दें, नोट्स मेंटेन करें और वीडियो को देख करके जो भी आपके पास सब्जेक्ट की वीडियो है उसे देख करके आप अच्छी तरह समझें। कोई प्रॉब्लम हो तो उसे आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम का टाइम भी दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले बात करता हूँ विज्ञान किस चीज़ का नाम होता है। बड़ी एक जनरल सी जानकारी ले लेते हैं हम कि विज्ञान किस चीज़ का नाम होता है, क्योंकि सबसे पहले इस वर्ड को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। विज्ञान, देखिए विज्ञान का अगर मैं संधि विच्छेद करता हूँ तो इसे मैं इस तरह से करता हूँ वी प्लस ज्ञान। वी का अर्थ होता है विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब होता है आपका खास, और ये जो ज्ञान है ज्ञान का मतलब आपका होता है नॉलेज कह लीजिए, जैसे यहाँ पर मैं ज्ञान ही कहूँगा। यानी कि विशिष्ट ज्ञान को लेना ही विज्ञान कहलाता है, जो हम खास ज्ञान अर्जित करते हैं। अब विज्ञान जो शब्द है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो साइंस बोलते हो आप इंग्लिश में से। इसकी जो उत्पत्ति हुई है विज्ञान की, यानी कि साइंस वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा होती है, उस लैटिन भाषा के साइंटिया से हुई है। साइंटिया वर्ड से साइंस वर्ड की उत्पत्ति हुई है। और साइंटिया का जो अर्थ होता है वो होता है टू नो। टू नो का अर्थ होता है जानना, अर्थात किसी भी नई चीज को जानना ही विज्ञान कहलाता है। उर्दू के लिए अगर हम बात करूं तो उर्दू में इस वर्ड का समानार्थी शब्द होता है वो आपका इल्म होता है। और अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत में इसे हम ज्ञान के नाम से जानते हैं। जितनी भी हमारे चारों ओर प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही हैं, या जो घटनाएं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, तारों का निकलना, सूरज का निकलना, बारिश के दौरान कभी कभार आकाश का रंग बिरंगा हो जाना, ये सारी प्राकृतिक घटनाएं आपके पास में है। इन प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से प्रायोगिक आधार पर प्रयोग करेंगे, उनके आधार पर, या फिर कह लीजिए साइंटिफिक तर्कों के आधार पर, वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर जो भी क्रमबद्ध अध्ययन यानी कि सही तरतीब में जो भी अध्ययन किया जाता है उसी अध्ययन को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की अगर आप बात करते हो तो विज्ञान की शाखाएं तो बहुत सारी, क्योंकि विज्ञान अपना में एक बड़ी शाखा है। ये शाखा अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटती है, लेकिन मुख्य रूप से हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे केवल 3 तरह की शाखाओं का जिक्र करूंगा और विज्ञान की 3 शाखाएं बताऊंगा आपको। एक तो होता है हमारा भौतिक विज्ञान, दूसरा हमारा होता है रसायन विज्ञान, और तीसरा हमारा होता है जीव विज्ञान। होते डिपार्टमेंट और भी है, लेकिन मुख्य रूप से हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर इसका कोई जिक्र नहीं चलेगा, इसका भी हम कोई जिक्र नहीं करेंगे। ओब्लिक आपका अगर गणित की बात करें उसका भी हमको यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे। ये सब हमारे काम का नहीं है फिलहाल इस लेक्चरों में। हाँ, अब हम जो बात करेंगे जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, वो हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान की, फिजिक्स के बारे में। चलो फिजिक्स की
हम अगर अवधारणा की बात करते हैं तो फिजिक्स, जिसे आप इंद्रिय भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं, फिजिक्स जो है भाई, आपका फिजिक्स की जो उत्पत्ति हुई है, इस फिजिक्स की उत्पत्ति भी आपकी लैटिन वर्ड से हुई है और इसे बोलते हैं फ्यूसिस। फ्यूसिस एक वर्ड होता है लैटिन में, इस फ्यूसिस वर्ड से ही आपका फिजिक्स बना है और इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है प्रकृति। तो मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ कि प्राकृतिक विज्ञान को ही हम भौतिक विज्ञान भी कह सकते हैं, अर्थात प्रकृति का एक अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान होता है। तो अब फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, किस चीज का ऑब्जर्व करते हैं, क्या अध्ययन हम फिजिक्स के अंदर करेंगे वो समझिए। देखिए आपका होता है द्रव्य, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होते हैं, बचपन से पढ़ते आते हैं, ठोस, द्रव और गैस, तथा आपके होते हैं ऊर्जा। ऊर्जा के ऊपर ही पूरा ब्रह्मांड जो है ऊर्जा के ऊपर ही पूरा ब्रह्मांड आपका टिका हुआ है। तो द्रव्य और ऊर्जा का आपस में अध्ययन करना, इनकी जो आंतरिक क्रियाएं होती है आपस में, उनका आपस में अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। द्रव्य के स्वरूपों का, ऊर्जा के स्वरूपों का अलग अलग अध्ययन करना और इनका आपस में क्या इंटर रिलेशन है, इनका एक दूसरे का आपस में क्या संबंध होता है, इस चीज को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्लियर हो यहाँ तक की बात केवल आपकी। अब भौतिक विज्ञान का जो इम्पोर्टेंस है वो किस क्षेत्र के अंदर होता है, यानी कि मान लीजिए कि विभिन्न शाखाओं में इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, क्या योगदान है इसका योगदान, फिजिक्स का जो योगदान है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो इसके योगदान के बिना पूरा हुआ हो। गणित इसके बिना अधूरा है, रसायन विज्ञान इसके बिना अधूरा है, जीव विज्ञान भी इसके बिना अधूरा है। यानी कि जितने भी हमारे क्षेत्र होते हैं, सारे क्षेत्र में जो सबसे बेसिक और नींव है इनका, वो होता है हमारा भौतिक विज्ञान। किस तरह से होता है वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि इसका जो योगदान है भौतिक विज्ञान का, वो अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से है भाई। पहला हम अगर बात करें रसायन विज्ञान के लिए कि रसायन विज्ञान में इसका योगदान कैसे है, तो देखिए जो हमारे मूलकण होते हैं, जिन्हें आप छठी क्लास से ही सुनते आते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन, इसी तरह के ये जो कण होते हैं, इनकी जो खोज हुई है वो भौतिक विज्ञान के, यानी कि जो भौतिक विज्ञान के डिपार्टमेंट में साइंटिस्ट आते हैं उनके द्वारा हुई है। अब भौतिक विज्ञान में इन किरणों की खोज हुई है और रसायन विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं किसी भी संरचना के बारे में, कोई क्रिस्टल की संरचना हो या किसी भी चीज की संरचना। आपकी जो रसायन विज्ञान में आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पर आपको इन चीजों की नीड होती है। उस संरचना को बिना भौतिक विज्ञान के, इस बेसिक इंफॉर्मेशन के हम अध्ययन नहीं कर सकते थे। इस तरह से रसायन विज्ञान में भी इसका योगदान है। मैं बात करूं आपका जीव विज्ञान की योगदान की, तो जीव विज्ञान के आपको पता होना चाहिए कि 2 डिपार्टमेंट होते हैं। एक तो इसका डिपार्टमेंट होता है आपका वनस्पति विज्ञान, जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। एक होता है जीव विज्ञान, जिसमें जीव का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, इसे जंतु विज्ञान कहते हैं। अभी आपने देखा है कि एक एक्सरे मशीन होती है, एक्सरे मशीन में एक्सरेज निकलती है, यानी कि एक्स किरणें निकलती है। ये एक्स किरणों की जो खोज हुई है ये फिजिक्स में हुई है, भौतिक विज्ञान में हुई है। और इसके द्वारा हम पता लगाते हैं हड्डियों का टूटना, इन सब चीजों की जानकारी जो मिलती है वो यहाँ पर मिलती है आपको। तो इस तरह से इसका यूज होता है। इसी तरह एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी कोई भौतिक विज्ञान से हुई है और इसका अध्ययन किया जाता है आपका छोटे छोटे जीवों का ऑब्जर्व करने में, या फिर प्लेटलेट्स, इन सारी चीजों की जानकारी लेने के लिए भी यूज होता है, वो सूक्ष्मदर्शी का होता है। इसी तरह अगर मैं बात यहाँ पर गणित वालों की करूं तो गणित भी इससे अछूता नहीं है। जैसे कि आपके गति के समीकरण होते हैं, गति के समीकरण, ये गणित के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। अवकलन समीकरण होते हैं, अवकलन और समाकलन के बारे में तो मैं कहूंगा कि फिजिक्स में ही होते थे ये, फिर मैथ वालों को जरूरत पड़ी तो उन पर तरस खा करके ये 2 टॉपिक अवकलन और समाकलन मैथ वालों को गिफ्ट कर दिए फिजिक्स वालों ने। ठीक है, इनके बिना अधूरा है सारा मामला पूरे मैथमेटिक्स का। इनकी जो खोज हुई है वो आपकी गणित के अंदर जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस फिजिक्स के अंदर से ही मिलता है आपका। ठीक है, इस प्रकार गणित की जो अनेक विधाएं होते हैं वहां पर भी भौतिक विज्ञान का यूज होता है।
और एक डिपार्टमेंट आपको होता है खगोल विज्ञान, जिसमें हम ग्रहों वगैरह की जानकारी लेते हैं। तो खगोल विज्ञान में अगर हम बात करते हैं तो वहां पर फिजिक्स का योगदान किस तरह से रहा है। तो खगोलीय दूरदर्शी जब बनाई गई है तो इसके बाद में आपका जो आकाशीय पिंड होते हैं जैसे चांद वगैरह है या और पिंड है, ग्रह है, इनका अध्ययन जो सबसे पहला करा गया था वो खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा ही किया गया था। खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा इनका ऑब्जर्व किया गया था। केपलर एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने नियम दिए थे ग्रहों के संबंध में, सबसे पहले जानकारी दी थी केपलर ने दी थी। तो फिजिक्स के वैज्ञानिक केपलर ने जब जानकारी दी तब जाकर के इस तरफ डिपार्टमेंट गया कि पृथ्वी के बाहर भी कुछ हो रहा है, इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ है। इस तरह से फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का खगोल विज्ञान में भी एक इम्पोर्टेंस होता है, एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, ये हमने आपको कुछ बेसिक सी जानकारी दी है कि भौतिक विज्ञान का क्या मीनिंग होता है और उसका योगदान किस तरह से होता है। देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो इंफॉर्मेशन के बाद में हमें इसमें मेनली पढ़ना है, और वो हमारे होते हैं प्रकृति के अंदर मूल बल। ये आपका इसमें खास टॉपिक है, और यह कह लीजिए यही आपका एक टॉपिक है चैप्टर में, प्रकृति में मूल बल। मूल से मतलब क्या होता है, जो बेसिक फोर्स होते हैं आपके, ठीक है, जिनके क्रिएशन के लिए, कह लीजिए जिनकी उत्पत्ति के लिए कोई दूसरा रीजन नहीं है, बल्कि ये 4 फोर्स होते हैं आपके, जो मूल बल होते हैं वे 4 होते हैं। ये 4 ही बल जितने भी आपकी स्थूल और सूक्ष्म परिघटनाएं हैं उन परिघटनाओं को नियंत्रित करते हैं। ये 4 फोर्स नियंत्रित करते हैं, जो नेचर के अंदर ऑलरेडी पहले से ही विद्यमान थे, या कह लीजिए एक तरीके से कि गॉड के द्वारा भी जो ऑलरेडी एक्सिस्ट थे इस पूरे नेचर के अंदर। ठीक है, ये 4 फोर्स होते हैं आपके मूल बल, और वे चारों फोर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपका, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशन फोर्स होता है भाई। इसके लिए सबसे पहले वैज्ञानिक न्यूटन ने इस बारे में बताया था, और उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी 2 द्रव्यमान वाली वस्तु है, चाहे कोई भी 2 द्रव्यमान हो, कोई भी क्या मतलब कोई भी, मैं आप हम, मैं टेबल आप, हर 2 पदार्थी कण जिनके अंदर द्रव्यमान है, मान लो, तो उनमें एक आकर्षण का बल लगता है, हमेशा एक आकर्षण करने वाला बल लगता है, उसे बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किस तरह से लगता है, उन्होंने बताया कि मान लीजिए 2 कण है हमारे पास जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है, इनके बीच की दूरी r है भाई। तो उन्होंने बताया कि दोनों के बीच जो आकर्षण का बल लगेगा, बल हमेशा आकर्षण का होगा, ये बात आप ध्यान रखना है, दोनों एक दूसरे को आकर्षण का बल लगाएंगे। ये जो बल होता है ये दोनों के द्रव्यमान से मतलब दोनों का द्रव्यमान m1 और m2, इनके गुणनफल, और इनके जो बीच की दूरी होती है, इनके गुणनफल के तो समानुपाती होगा, और जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती के लिए हम 1 के बटे में लिखते हैं, और समानुपाती के लिए हम आमने सामने लिखते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब हम दोनों तथ्यों को एक जगह मिला लेंगे तो ये आपका जो चीज ऊपर होगा उसे ऊपर ही लेंगे m1 m2, और जो चीज नीचे होगा उसे नीचे लेंगे बटे में r²। क्लियर है। समानुपात है चिन्ह हटा करके एक बराबर का निशान लगाते हैं, और जब भी आप समानुपात है चिन्ह हटा करके बराबर का निशान लगाओगे, हमेशा एक नियतांक आता है। हर जगह एक ही नियतांक नहीं आएगा, अलग अलग फॉर्मूले में नियतांक भी अलग अलग आएगा। यहाँ पर जो नियतांक आएगा वो आपका कैपिटल G आएगा, इसे लिखेंगे G m1 m2 बटे में r²। ये जो आपका नियतांक होता है G, नियतांक से मतलब होता है नियतमान, इसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं भाई। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। मैंने एक वर्ड अभी बोला है सार्वत्रिक। सार्वत्रिक मैंने यहाँ पर इसलिए लगाया है क्योंकि इसका मान कभी भी चेंज नहीं होता है, पृथ्वी पर ले जाओ या ब्रह्मांड में कहीं भी ले जाओ। और इसकी जो वैल्यू होती है वो आपको याद रखनी है हमेशा 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होगी। क्लियर है। तो पहला तो फोर्स हमारा ये होता है। दूसरे फोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसे बोलते हैं हम स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत लिख लेते हैं या विद्युत लिख लेंगे, स्थिर वैद्युत बल। ये जो वैद्युत बल लगता है ये आवेशों के बीच लगता है।
कि अगर दो वस्तुओं पर आवेश है, आवेश के बारे में आपने 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ के आए थे, जहाँ पर आपने इलेक्ट्रिसिटी धारा के बारे में पढ़ा था कि आवेश इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। तो अगर दो आवेशित वस्तु होगी और तो उनके बीच एक बल लगता है, और अगर दोनों आवेशित वस्तु, आवेश को हम जनरली क्यू से लिखते हैं, और ये दो प्रकार का होता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। प्लस और प्लस के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसी तरह माइनस और माइनस के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, और प्लस और माइनस के बीच आपका आकर्षण का बल लगेगा। यानी कि बल प्रतिकर्षण का भी हो सकता है और बल आकर्षण का भी हो सकता है। इस संबंध में वैज्ञानिक हुए हैं कूलाम। वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम दिया था कि बल कितना लगता है। उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास दो आवेशित वस्तु है, बिंदु आवेश है, ध्यान रखना बिंदु आवेश, एक तो Q1 ले लीजिए, एक Q2 ले लीजिए, कुछ दूरी पर स्थित हो, हमने मान लिया R दूरी पर है, तो इनके बीच जो बल लगता है अगर समान होगा तो प्रतिकर्षण का लगेगा, और विपरीत आवेश होगे तो आकर्षण का लगेगा। इनके बीच जो बल लगता है वो आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, दोनों आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा, और इनके जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी के वर्ग के वहित क्रमानुपाती होगा। दोनों को अगर हम एक जगह मिला लेंगे तो समानुपाती, ऊपर का चीज ऊपर रखेंगे Q1 Q2, और बटे में क्या लिख दोगे R²। जब हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक लेते हैं। मैंने बताया था हर स्थिति में नियतांक अलग अलग लेंगे। यहाँ पर जो नियतांक लेंगे वो हम फिलहाल में K लिख लेता हूँ, K ले लिया, और इसे Q1 Q2 बटे में R²। हालांकि K का मतलब भी कुछ और भी होता है यहाँ पर, लेकिन वो चीज़ हम 12वीं में सीख लेंगे जा करके। K का जो मान होता है वो आपको ध्यान रखना है, और K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। कूलाम जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है। इस तरह से ये दूसरे प्रकार का बल हो गया आपका। तीसरा जो आपका मूल बल होता है वो बोलते हैं आपका परबल नाभिकीय बल। परबल नाभिकीय बल, देखिए नाम से ही पता लग रहा नाभिक के लिए बल लगेगा। बेसिकली आप सभी जानते होंगे प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। एक नाभिक होता है, उसके चारों ओर कक्षाएं होती है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नाभिक जो होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, नाभिक एक सूक्ष्म स्थान होता है। अब मैं इस सूक्ष्म स्थान को, नाभिक को बड़ा करके लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। ये मान लीजिए हमारा नाभिक है, इस नाभिक में प्रोटॉन है और नाभिक में क्या है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तरीका भी आपको बताया गया। प्लस प्लस, प्रोटॉन पर प्लस होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन को प्रतिकर्षित करना चाहिए था, इस तरह से प्रोटॉन प्रोटॉन बाहर निकल जाने चाहिए थे। लेकिन हम जब भी पढ़ेंगे यही पढ़ेंगे कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है, यानी कि प्रोटॉन कभी भी नाभिक के बाहर नहीं मिलते। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा बल है, प्रोटॉन प्रोटॉन को प्रतिकर्षित तो कर रहा होगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा बल है जिस बल की वजह से सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक सूक्ष्म स्थान में नाभिक में बंधे हुए हैं, यानी कह लीजिए एक सूक्ष्म स्थान में एक जगह रुके हुए हैं। वो जो बल होता है जिसके द्वारा नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को बांधे हुए हैं, उसी बल को हम परबल नाभिकीय बल कहते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे। क्लियर पॉइंट यहाँ पर? ठीक है। चौथा जो आपका फोर्स होता है मूल बलों में, उसे बोलते हैं हम दुर्बल नाभिकीय बल। देखिए, दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल में मैं आपको थोड़ा सा पहले एक घटना बता दूं कि कोई भी हमारा रेडियो एक्टिव तत्व होगा, रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में आप केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे, और बेसिकली फिजिक्स में 12th में पढ़ाऊंगा मैं। तो रेडियो एक्टिव जो तत्व होगा आपका, इस रेडियो एक्टिव तत्व से अपने आप ही अल्फा और बीटा कण या किरणें निकलती रहती है। इस घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। ठीक है, अब अगर कोई भी हमारे पास रेडियो एक्टिव तत्व है और इससे बीटा कण निकल जाए, ये बीटा कण निकल गया, बीटा कण निकल के इसमें परिवर्तन होएगा, तत्व नया बन जाएगा, कोई तत्व नया वाई बन गया। तो इस बीटा कण के बीच तथा इस मूल कण के बीच, जो हमारा मूल कण था, जो भी फोर्स अप्लाई होता है, जो भी बल लगता है,
उस बल को दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। पॉइंट क्लियर है भाई आपका? इन चारों बलों को मूल बल बोलते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा नोट मैं आपको दे सकता हूँ कि इसमें अगर इन चारों की बात करूँ, इसे गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण को ग्रेविटेशनल फोर्स Fg लिखूंगा मैं। वैद्युत बल को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, Fe लिखूंगा। ये होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसलिए Fs लिखूंगा। ये होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसलिए से Fw लिखूंगा। इसमें जो सबसे कमजोर बल होता है वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसीलिए हम एक दूसरे के बल को महसूस नहीं कर पाते हैं। इससे जो छोटा बल होता है, यानी कि इससे जो ठाड़ा बल होता है, सबसे कमजोर होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इससे जो बड़ा बल होता है वो दुर्बल नाभिकीय बल होता है, Fw होता है आपका। इससे जो बड़ा बल होता है आपका वो वैद्युत बल होता है, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और सबसे जो ठाड़ा बल होता है आपका वो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पर बल नाभिकीय बल होता है। ये सबसे बड़ा होगा और ये सबसे छोटा होता है, कमजोर होता है सबसे। इस तरह से आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में आपकी वैज्ञानिकों की टेबल बनी हुई है, किस वैज्ञानिक ने कौन सी खोज करी है वो आपको लर्न करना है, पढ़ना है, आपकी नॉलेज बढ़ेगी उससे। किस वैज्ञानिक ने कौन सी खोज कब करी है और क्या क्या खोज किस किस वैज्ञानिक ने की है।